Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of family law which is mentioned in our casement. केस का नाम है मसरूर अहमद वर्सेस दिल्ली एनसीटी। ये 2008 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से मुस्लिम लॉ पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस में एक मुस्लिम हस्बैंड और एक मुस्लिम वाइफ होती है, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिसमें वाइफ जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में एक कंप्लेन जो है लॉन्च करती है, जिसमें वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगाती है कि उसके हस्बैंड जो हैं वो डॉरी की डिमांड कर रहे हैं और डॉरी की डिमांड को फुलफिल ना करने की वजह से उसके हस्बैंड ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। तो वाइफ जो है वो अपने मायके चली जाती है। जब वो मायके चली जाती है तो 23/3/2006 को हस्बैंड जो है वो चाहता है कि उसकी वाइफ जो है वो वापस उसके साथ आ जाए, इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो सूट है वो फाइल कर देता है। और इस सूट को फाइल करने के बाद जो है वाइफ जो है वो रिटर्न अपने हस्बैंड के मैट्रिमोनियल होम में 13/4/2006 को आ जाती है और साथ में रहने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर कुछ दिनों के बाद जो है वाइफ और हस्बैंड के बीच में लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान ही जो है हस्बैंड गुस्से में आकर के 28/8/2006 को अपनी वाइफ को तलाक दे देता है। इसके बाद जो है वाइफ जो है वो मैट्रिमोनियल होम को छोड़ करके अपने मायके वापस आ जाती है और 6/9/2006 को वाइफ जो है फिर से जो है कंप्लेन फाइल करती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में। और 3/10/2006 को जब उसका हस्बैंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में अपीयर्ड होता है तो वो इस बात को डिस्क्लोज करता है कि हम तो अक्टूबर 2005 में ही अपनी वाइफ को तलाक दे चुके थे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट केस की फाइलिंग से पहले ही। जब इस बात की जानकारी वाइफ को चलती है तो वाइफ बहुत शॉक में आ जाती है और ये कहती है कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट केस फाइल करने से पहले अगर उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दिया था और उसके बाद वाइफ जो है उसके घर गई और उसके घर जाने के बाद 13/4/2006 से लेकर के 19/4/2006 के बीच में हस्बैंड ने उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो उसका हस्बैंड था ही नहीं, क्योंकि उसने उसे पहले ही डाइवोर्स दे दिया था। इसलिए जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का केस जो है वो फाइल कर देती है अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में मुख्य रूप से दो इशू अराइज होते हैं। पहला इशू ये अराइज होता है कि क्या गुस्से में दिया गया तलाक मैरिज डिसोल्यूशन का ग्राउंड बनेगा या नहीं बनेगा। और दूसरा इशू ये होता है कि अगर हस्बैंड ने तलाक जो है वाइफ के अब्सेंस में दिया है, यानी कि उस तलाक की जानकारी जो है वाइफ को है ही नहीं, तो क्या इस तरह का जो तलाक है वो इफेक्टिव होगा। और साथ ही साथ क्या तलाक का प्रोनाउंसमेंट जो है उसका कम्युनिकेशन ज़रूरी है वाइफ के लिए या फिर नहीं है। तो अब आते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। कोर्ट कहती है कि तलाक का प्रोनाउंसमेंट जो है वो तभी इफेक्टिव में आता है जब वो प्रोनाउंसमेंट जो है वो हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट किया जाए। कोर्ट आगे कहती है कि अगर तलाक का प्रोनाउंसमेंट जो है वो कम्युनिकेट नहीं किया गया है, यानी कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर इस तरह का जो तलाक है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इस तरह के तलाक को कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी और ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ग्राउंड नहीं बनेगा। कोर्ट आगे कहती है कि अक्टूबर 2005 में जो तलाक प्रोनाउंस किया गया था उसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो ये वैलिड नहीं है, यानी कि ये इफेक्टिव नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस तरह का जो तलाक था वो बहुत ही एक्सट्रीम एंगल में दिया गया था, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि इस तरह का जो तलाक है वो कभी भी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया कि हमने आपको तलाक दे दिया है, यानी कि जिसे तलाक दिया जा रहा है उसे तो इस बात की जानकारी ही नहीं है।
तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तीसरा रीज़न ये है कि वाइफ ने जो रेप केस किया है तो वो रेप केस इस ग्राउंड पे किया गया है कि 13/4/2006 से लेकर के 19/4/2006 के बीच में उसके हस्बैंड ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उस दौरान जो है वो उसका हस्बैंड नहीं था, क्योंकि उसने उससे पहले ही उसे डाइवोर्स यानी कि तलाक दे दिया था। तो कोर्ट कहती है कि 13/4/2006 से लेकर के 19/4/2006 के बीच में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही रह रहा था। तो यहाँ पर तलाक का जो कंसेप्ट है वो तो राइज ही नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को वाइफ की तरह ही ट्रीट कर रहा है। इसलिए इन तीनों ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो इन तीनों ग्राउंड से ये साबित होता है कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ, यानी कि इस तरह का जो तलाक है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक है, वो वैलिड नहीं है। चूंकि ये वैलिड नहीं है तो ये इफेक्टिव भी नहीं है, और चूंकि ये इफेक्टिव नहीं है तो ये ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी नहीं है। चूंकि ये ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं है तो मैरिज डिसॉल्व हुआ ही नहीं है, यानी कि शादी टूटी ही नहीं है, यानी कि अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ ही है। इसलिए हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप का जो केस किया गया है आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत वो वैलिड नहीं है, यानी कि हस्बैंड ने कोई भी रेप का ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो फाइनली हस्बैंड को रेप केस के एलिगेशन से बरी कर दिया जाता है और इस तरह के तलाक को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।